अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ रिस्पायरेटरी एनर्जी बॉडी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक ग्लूकोज जो है 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। अब ये 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ इस्तेमाल की जाती है, आज इसको स्टडी करेंगे। नंबर 1, मसल्स कंट्रैक्शंस एंड मूवमेंट। जानदारों की जो मसल्स कंट्रैक्शन है इसके लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस चीज़ के लिए भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है। नंबर 2, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए बच्चों, नेचर का एक कानून है कि जहाँ पर चीज़ ज़्यादा होती है वो उस तरफ मूव करेगी जहाँ पर चीज़ कम है। जिस तरह पानी मूव करता है, पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है वो उस तरफ जाएगा जिस तरफ पानी कम है, या पानी है ही नहीं उस तरफ मूव करेगा। तो इस चीज़ के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी कम हैं, ठीक है, ऑलरेडी चीज़ें कम है और उनको उस तरफ लाया जाए जहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जहाँ चीज़ें ऑलरेडी कम है, हम वहाँ से उस तरफ लेके आ रहे हैं जहाँ चीज़ ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है। तो एनर्जी का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। नंबर 3, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों क्या होते हैं? डीएनए, ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, ये सारे क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इनको बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नंबर 4, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस। देखिए बच्चों, जब सेल डिवाइड होता है उसके लिए भी सेल को एनर्जी चाहिए। सेल के अंदर जब चीज़ों की रेप्लिकेशन होती है, जिस तरह डीएनए इसको कॉपी किया जाता है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। नंबर 5, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व को ट्रांसमिट करने के लिए भी एनर्जी दरकार होती है। नंबर 6, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एटीपी जो है इसलिए भी ज़रूरी है कि यह हमारी बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखे। नंबर 7, ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी एटीपी चाहिए, और उन टॉक्सिन को बॉडी से निकालने के लिए भी एटीपी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट। देखिए बच्चों, एरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जस्ट 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ से कितने कैलोरीज एनर्जी बनते हैं। देखिए बच्चों, एक ग्लूकोज टूटा, 36 एटीपी पैदा हुए। अब एक एटीपी कितने किलो कैलोरीज एनर्जी कंटेन करती है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है एक एटीपी मॉलिक्यूल में। अब अगर इस 36 एटीपी मॉलिक्यूल को 7.3 किलो कैलोरीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो 262.8 किलो कैलोरीज एनर्जी आती है। आपने ये याद रखना है कि ये किलो में एनर्जी है। अब अगर हम देखें कि कैलोरीज में एनर्जी कितनी आती है, ये जो 1 किलो कैलोरीज है ये 1000 कैलोरीज के बराबर होती है। ठीक है। तो अगर 1000 को इस 262.8 किलो कैलोरीज से ज़रब दिया जाए तो हमारे पास टोटल कितने कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं? 2,62,800 कैलोरीज जो हैं 36 एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट। एरोबिक रिस्पायरेशन में बच्चों क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनने के बाद लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अक्रेंस। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो सेकंड स्टेप है जहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस की जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का वो दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप भी साइटोप्लाज्म में होता है। सेकंड है इम्पोर्टेंस। एरोबिक रिस्पायरेशन से जाहिर सी बात है हम इतनी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल करते हैं, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी है उन जानदारों के लिए जो कि एनारोबिक है। ठीक है। दूसरी बात, सोर्स ऑफ एनर्जी है सम टाइम एरोबिक रिस्पायरेशन जानदार जो करते हैं उनके लिए। देखें जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जब ये वर्जिश करते हैं या दौड़ते हैं तब इनके स्केलेटल मसल्स जो हैं एनारोबिक रिस्पायर करते हैं ताकि एनर्जी की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। सोर्स ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और इन एनारोबिक रिस्पायरेशन से हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी जो है
हासिल करते हैं, जिस तरह एथानॉल है, चीज़ है, योगर्ट है, उसके अलावा सोया सॉस है। ये जो है हमने सारा कुछ जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है वो तमाम रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं उन सब रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस बच्चों वो होते हैं जो चीज़ों के जुड़ने से बनते हैं, यानी कि चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनती है। ऐसे प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक नई चीज़ तैयार की जा रही है। कैटाबॉलिक में कट किया जाता है, यानी कि एक चीज़ बनी है ना, जिस तरह ये ग्लूकोज है, अब सेल इसको तोड़ता है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है, क्या पैदा करने के लिए, एटीपी पैदा करने के लिए, और इसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के ये जो बॉन्ड्स हैं इनके कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इनमें एनर्जी स्टोर होती है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। रिस्पायरेशन में यही बॉन्ड एनर्जी जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। कौन कौन से जानदार हैं जो इन प्रोसेस को कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और जो प्लांट्स हैं, ये जानदार जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट रेस्पायरेशन जो है ये तमाम जानदार करते हैं। साइट ऑफ अक्रेंस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है और रेस्पायरेशन कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन पार्ट्स ओनली। बच्चे जो फोटोसिंथेसिस है ये हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल कहा जाता है। इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स। रेस्पायरेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में और सेकंड स्टेप ग्लूकोज में, ठीक है। टाइम ऑफ अक्रेंस, यानी कि ये प्रोसेस कब होते हैं, इन डे टाइम ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस, फोटो से मुराद यही है ना, लाइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है डे टाइम में होती है जब लाइट होगी। कौन सी लाइट, सूरज की लाइट। और रिस्पायरेशन किसी भी टाइम हो सकती है, ऑल द टाइम।